ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी सोच के साथ आज हमने बनाया है अपना आज का कार्यक्रम। तो चलिए चलते हैं आज की डिस्कशन की ओर। भूले तो बस अपने एक्स को भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलना हो अगर हमसे बार बार तो इस चैनल की घंटी बजा दो बस एक बार। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक्सकूप के अगले एपिसोड में। टॉक्सकूप की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कैसे निकली बात आप तक पहुंचाई जाए विद द हेल्प ऑफ सम फैक्ट्स एंड एनालिसिस। इस बार हमारे कार्यक्रम में एक स्पेशल चीज है जो कि है हमारे एक्सपर्ट, जो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज और उन्होंने क्या क्या चीजें देखी है वो सब मिलाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले भी हमने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा करी थी हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। आपने वो डिस्कशन मिस कर दिया है, डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन आवर। आज की हमारी चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन स्टडीज के बारे में। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि आज के इस कोरोना काल में हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो चाहे बड़ों के ऑफिस, एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। अब अगर ऑनलाइन पढ़ाई की बात करी है तो कुछ आंकड़े भी आपके सामने पेश करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 70% शिक्षकों का ये मानना है कि ऑनलाइन लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग में खास फर्क नहीं है। वहीं 80% छात्रों का ये मानना है कि उन्हें क्लासरूम लर्निंग में ज्यादा समझ आता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। देखा आपने ये आंकड़े कितने कंफ्यूजिंग है और यही विडंबना रह जाती है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के मन में। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है प्लस बच्चों की सेफ्टी भी देखनी है। क्योंकि इस कोरोना काल में स्कूल जाना, बाहर जाना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग से सिर्फ शब्द से वाकिफ है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन से वाकिफ नहीं है। के लिए इसी विषय के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है दो डिजिटल एक्सपर्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट। सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम मिस ईला वर्मा मैम, who is a digital tool expert and educationist. She has been in this field from past 21 years and she has done the trainings from digital tools like Quizlet, Nearpod, etc. from Osmania University. Also, she has been trained in blended practice program from Canada. So I would like to thank Ms. Ila Verma ma'am for taking out time for our viewers. वेलकम मिस ईला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Ishita. It's been a pleasure for me to joining you in this call. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत काफी ठीक है अभी and I'm feeling full on spirits. Back to the current. बताना चाहूंगी कि हमने ये प्रोग्राम एक्चुअली बहुत पहले शेड्यूल कर दिया था लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मिस ईला वर्मा मैम को कोरोना हो गया। भगवान के आशीर्वाद से मिस ईला वर्मा मैम हमारे सामने मौजूद है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। तो मिस ईला वर्मा मैम, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस या कैसा रहा, क्योंकि हमने न्यूज में बहुत नेगेटिव चीजें सुनी है कोरोना के बारे में, तो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे सबसे पहले। ओके, तो इशिता, मुझे जब कोरोना हुआ तो शुरू के 2-3 दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि वो कोरोना है। वो ट्रीटिंग इट एज माइनर खिच वाज देयर एंड गले में थोड़ा सा लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये नॉर्मल वायरल काइंड ऑफ थिंग है और कोई मुझे ब्रेथलेसनेस नहीं थी जैसे हम कोरोना के बहुत सीवियर सिम्टम्स सुन रहे थे।
तो जब मैंने टेस्ट कराया एंड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, रिपोर्ट भी मतलब लाइक आई गॉट टेस्टेड, मेरे ब्रदर ने मुझे इंसिस्ट किया कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, आप टेस्ट करा लो, ऐसा ना हो घर में सबको हो जाए। तो आई टुक 3-4 days, आई वेस्टेड 3-4 days इन दैट, और मैंने टेस्ट नहीं कराया, मुझे लगा मुझे वायरल है। और जब टेस्ट हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इट वाज लाइक अ सेटबैक, मुझे इतना शॉक लगा कि मैं कुछ पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब मुझे लगा वो रिपोर्ट फेक है, रिपोर्ट गलत हो सकती है, मुझे नहीं है कोरोना। आई कुड नॉट बिलीव दैट। तो उससे पहले भी मुझे कोरोना ही था, लेकिन मेरा माइंडसेट जो उस समय रिपोर्ट हाथ में आने के पहले था और रिपोर्ट हाथ में आने के बाद था, इट वाज लाइक 180 डिग्री शिफ्ट इन दैट। और मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई एकदम सडनली, मुझे लगा पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई है और मैं पता नहीं इसमें बचूंगी या नहीं बचूंगी, और ऐसा ना हो मेरी फैमिली में भी हो जाए। और बाय द टाइम मैं घर में आई तो पता चला फादर इन लॉ को फीवर हो चुका था, मेरे बेटे को माइनर फीवर था और उनको भी शुरू हो चुका था, एंड माय मदर इन लॉ के पास कोई सिम्टम नहीं थे, मेरी डॉटर को थे सिम्टम्स। तो हम लोगों ने मदर इन लॉ को अलग कर दिया एक रूम में ताकि उनको ना हो जाए। लेकिन ऑन अ सेफ नोट हम लोगों ने सोचा कि उनके भी कहीं ऐसा ना हो एसिम्टोमेटिक हो, और हम लोगों को टेस्ट करा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हमने फिर से टेस्ट कराया क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था इस चीज पे कि मुझे कोरोना है। वी अगेन गेट टेस्टेड और वो दोबारा से पॉजिटिव आया और पूरी फैमिली का पॉजिटिव था। तो एक बहुत मेजर सेटबैक लगा, और उस समय मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई। मैंने अपने आप को काउंसल किया कि मैंने, जब मुझे रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं थी तब भी तो मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थी, तब भी तो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लिए हुए थी, एंड सडनली रिपोर्ट में हाथ में आते ही क्या वो मेरी बीमारी में कुछ और एडिशन या कुछ डिलीशन हो गया? नहीं, वॉज नॉट लाइक दैट। और बिल्कुल भी घबराने या डरने जैसी चीज मुझे कोई भी दिखाई नहीं दी। बस मुझे ऐसा लगा कि अगर हम अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, बॉडी तो पॉजिटिव हो ही गई है, बट हम अपने अगर माइंडसेट को पॉजिटिव रखें तो हम इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं और बहुत तेजी से रिकवर कर सकते हैं। जो कि मेरी अपनी इन 5 क्योंकि पेशेंट्स को मैं देख रही थी घर में, तो जिसका भी मैंने एटीट्यूड में देखा कि थोड़ा नेगेटिविटी आ रही है, वो ज्यादा सफरिंग उन्होंने झेली। और जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थे, हम में से वो ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ थे, उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि एक इसमें माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो भी चीजें ले रहे हैं इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, वो लेते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली इसे हमारी बॉडी ने ही फाइट बैक करना है। और हमारा जो हमारा जो सिस्टम है, हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज डेवलप करती है, लेकिन वो एंटीबॉडीज जब हम ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ होते हैं तो और तेजी से रिप्लीकेट होते हैं और तेजी से बिल्डअप होते हैं। तो सिर्फ मैं यही इसमें मैं सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही सजेशन दूंगी कि अगर कभी आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो अपना आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रिकवर फास्ट। हमारे घर में किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग होम क्वारंटीन में ही, बहुत सीवियर भी चला गया था मेरे बेटे का और फादर इन लॉ का केस, लेकिन फिर भी हम लोग होम क्वारंटीन में ही रिकवर कर गए। तो दिस इज माय सबमिशन कि आप लोग बिल्कुल अपना ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखिए, ये कुछ नहीं कर सकता आपको। थैंक यू। ये है कि चाहे बॉडी पॉजिटिव क्यों ना हो जाए, हमको हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव रखना है। यस यस यस। पॉजिटिविटी के साथ हम हमारे इस दूसरे गेस्ट पॉजिटिविटी में ईशिता, इससे पहले कि आप दूसरे गेस्ट को इनवाइट करें, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी। इसमें हमारे दोस्त, हमारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमें लगातार ऑप्टिमिस्टिक मैसेजेस भेजकर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और हमारे ओएसडी डॉक्टर बीपी पांडे का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी। आई वाज गेटिंग एवरी डे मोटिवेशन डोज फ्रॉम हिम। हर रोज उनका कॉल आता था और वो मुझे जो सपोर्टिंग उससे जो मुझे इमोशनल सपोर्ट मिलता था उसको मैं बयान नहीं कर सकती। अपने उन सभी दोस्तों का, उन साथियों का, अपने ओएसडी का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने
खूबसूरत विचारों से, मैसेजेस से मुझे एक भावनात्मक सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मतलब पॉजिटिव होने के बाद पॉजिटिव रहना ही दवाई है सबसे बड़ी। तो इसी के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे आज के दूसरे खास गेस्ट को, मिस्टर राजेंद्र कुमार सर, हु इज एन एजुकेशनिस्ट और 22 साल से पढ़ाई के फील्ड से जुड़े हुए हैं। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर से ट्रेनिंग प्राप्त करी है और ही हैज बीन द पार्ट ऑफ मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन दिल्ली गवर्नमेंट। तो स्वागत है आपका मिस्टर राजेंद्र कुमार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हो आप सर? बढ़िया। आप सब कैसे हैं? बढ़िया। सर हमने आज एक अच्छी चीज सीखी कि पॉजिटिव होना ही, मतलब बॉडी पॉजिटिव होने के बाद भी माइंड। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो उसी तरह के हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है हमारे शरीर के अंदर और वो हमारे विचारों को बदलते रहते हैं। सारा कुछ जो है हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे विचारों से संचालित होता है। जैसे विचार होंगे उसी तरह से हमारे हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होगा और उसी तरह से हमारे शरीर में रिकवरी या नुकसान होते हैं। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया। हीला मैम जो है ऐसे मुश्किल हालात से गुजरी, डायबिटिक भी हैं। डायबिटिक होने के साथ साथ इन्होंने अपना आप को मजबूत बनाए रखा, इसलिए ये जल्दी रिकवर होगी। थैंक यू। हमारे साथ आज कहते हैं ना, शिक्षकों में ही भगवान का रूप होता है और हमारे आज साथ जो 2 शिक्षक है उनमें से एक कोरोना वॉरियर भी है। उन्होंने कोरोना जैसी घातक बीमारी का सामना किया है और उससे लड़कर आए हैं। तो हम सबको शिक्षकों से पढ़ाई भी सीखनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें जो हमें लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प करे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि आजकल जैसे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, तो आप दोनों की इंडिविजुअली क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। तो मिस ईला मैम पहले आप बताइए। ओके, बहुत सालों बाद अपने लिए मिस सुनने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे मेरी शादी हो चुकी है, 20-22 साल हो गए। ओके, तो जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई की बात है इशिता, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं इस मामले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स भी कर रही है, बहुत तरह तरह के हम लोग एक्सपेरिमेंट्स भी इस दौरान हम लोगों ने किए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन उसमें दिक्कत हमें ये आ रही थी कि हमारे कुछ बच्चे जो जिनके पास फोन है ही नहीं, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास फोन तो है लेकिन वो बड़ा बेसिक मॉडल है 2G काइंड ऑफ, जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेस हम उन्हें नहीं करवा सकते थे। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं डिजिटल टीचिंग को लेकर के। लेकिन मुझे ऐसा उस सब के कुछ सॉल्यूशंस भी गवर्नमेंट ने सोचे हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास फोन है ही नहीं, और जिनके पास अगर फोन है तो वो ज्यादातर एक ही फोन है घर में, और बच्चे जो घर में पढ़ने वाले हैं वो 2 से 3 बच्चे हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, और उन बच्चों के पास एक फोन में एक ही टाइम पे जब क्लास हो रही है तो वो फोन कौन बच्चा यूज करेगा, उसको लेकर एक थोड़ा सा इशू है। और अब जैसे लॉकडाउन थोड़ा ओपन भी हो गया है तो पेरेंट्स उनके अपने जॉब पे जाने लगे हैं, तो फोन जिनके पास है भी तो वो सुबह उनके पास होता है एक्सेस, अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को लेट नाइट में उनको उस चीज का एक्सेस मिल पा रहा है। तो यहाँ पर एक चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है कि हम बहुत सारी चीजें जो उन्हें देना चाहते हैं वो उस तरह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन तक। तो इसी के साथ कहते हैं राजेंद्र सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ऑनलाइन एक्सपीरियंस में आपको, ऑनलाइन टीचिंग में आपको कैसा लग रहा है? ऑनलाइन टीचिंग में फायदा तो है, क्योंकि इस वक्त जब हम अपने बच्चों से फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संभव ही नहीं है,
और तो फिर उनसे कनेक्शन कैसे बनाया जाए, उनसे कनेक्ट बनाने के लिए ऑनलाइन वाला माध्यम है बहुत बढ़िया। ठीक है, इस माध्यम से बच्चों से बेशक उनकी टीचिंग ना करा पाए हम, उनके जो है हालचाल, उनकी कैसी स्थिति चल रही है, उनको इमोशनल सपोर्ट हम बहुत ज्यादा दे सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। हालांकि इस ऑनलाइन टीचिंग से क्लासेस भी चल रही हैं बहुत स्कूल में। अभी 10वीं का रिजल्ट आया था, तो 10वीं के रिजल्ट के बाद मैं एक बड़ी विचित्र बात हुई। मेरे पास जो एक डेटा आया स्कूल का था, तो वहां का वो बच्चा सेकंड था। मुझे उस बच्चे से बात करनी थी, मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, 93 के आसपास थे, ठीक थे, सरकारी स्कूल के बच्चे के, गरीब घर के। तो मैंने उसके पिता से बात की तो पिता ने फोन उठाया, कहते जी तो मेरे पास है। मैं कहा जी आपकी बेटी जो है थर्ड आ गई है। कहने लगे रिजल्ट आ गया। उनकी लड़की जो है सेकंड पोजीशन थी, थर्ड नहीं थी, सेकंड पोजीशन थी, 93% मार्क्स थे, और उन्हें ये नहीं पता था रिजल्ट आ गया। वो दोपहर को घर गई, फिर लड़की ने मुझे फोन किया और उसे ताज्जुब हो रहा। तो ये स्थिति है बहुत से बच्चों की। हाँ, दूसरी तरफ बहुत से बच्चों के पास फोन है, वो क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, सभी टीचर्स को इस तरह की जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास लेने की एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिनको है वो तो कर पा रहे हैं आराम से, और जिनको नहीं है उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। वैसे बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब हमें इसकी जरूरत हुई तो तब हम इसको सीख पा रहे हैं, और कभी भविष्य में इससे फायदा भी होगा। वाकई में ऑनलाइन बहुत बढ़िया है कनेक्टिविटी के लिए, और अपना धीरे धीरे समझाने के लिए बच्चों को इसका फायदा हमें मिल रहा है। बस इसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सभी बच्चों के पास हो जाए, और नेटवर्क की स्पीड सही हो, तो बहुत बढ़िया रहता है बच्चों के लिए। थैंक यू। शुरू से यही सुना है कि इतना फ़ोन चलाएगा तो पढ़ेगा कब। सारा दिन फोन में लगा रहेगा तो पढ़ेगा कब। लेकिन आज के जमाने में फोन ही हमें पढ़ने का एक जरिया बना दिया है। तो आप जैसे 21 सालों से इस फील्ड से जुड़ी हुई है, तो आपने कैसे देखा कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन साथ साथ इवॉल्व करी है, और आज के समय में दोनों ने हाथ बना लिया, तो इससे क्या फायदा रहेगा बच्चों को और टीचर को? इशिता, अगर पिछले सालों से अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हमारे शिक्षा में यूज नहीं हो रही थी, लेकिन हम पढ़ते थे। हमारे बीएड में, हमारे जब हम डीएड कर रहे थे, तो उस समय ये चीज बहुत ज्यादा बार बार हमें पढ़ाई जाती थी कि ऑडियो विजुअल्स का प्रयोग करना चाहिए क्लास में, बच्चों का अटेंशन केटर करने के लिए। तो तब मैं ये बड़ा सोचती थी कि स्कूलों में कुछ है ही नहीं ऐसी चीज, या है भी तो वो डिवाइसेस यूज में नहीं आ रहे हैं। टीचर्स भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते थे, क्योंकि उसमें बहुत तामझाम होता है, आपको बहुत सारे कनेक्शंस चाहिए। क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट नहीं है, वो कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बच्चे कहीं फिंगर ना उसमें डाल दें, या कोई ऐसी चीज ना डाल दें जिससे उनको करंट लग जाए या कुछ इस तरह की दिक्कत हो। तो ऐसी चीजों के कारण एक तो सेफ्टी, और दूसरा डिवाइसेस के यूज में जो दिक्कतें आती थी उसको देखते हुए टीचर्स कम यूज कर पा रहे थे उन्हें। जबकि अगर हम देखें तो कुल मिलाकर मतलब जो हर बच्चे का सीखने का एक अलग तरीका होता है। कुछ 4 तरह के ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब बच्चे जनरली जिस तरीकों से सीखते हैं, अगर हम उन तरीकों से उन्हें डिवाइड करें, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम विजुअल लर्नर कहते हैं, जो देख कर सीखते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर कहते हैं, जो सुनकर सीखते हैं। कुछ बच्चे हैं जो काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, वो जब तक बॉडी मूवमेंट नहीं होगा उनको वो लर्निंग नहीं हो सकती उनके लिए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टेक्टाइल लर्नर होते हैं, जो फील जब तक किसी चीज को ना करें तब तक वो उसको नहीं सीख पाते, ग्रास्प नहीं कर पाते। तो क्लास में इतने तरह के बच्चों के नीड्स को केटर कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता था टीचर्स के लिए।
और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती चली गई, मैंने तो बहुत जल्दी लैपटॉप खरीद लिया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक था शुरू से ही, टेक्नोलॉजी से मुझे बहुत प्यार रहा। और मुझे लगता था ये हमारी चीजों को आसान बना देती है। हमारी टीचिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं बच्चों को देना चाहती थी, तो वो मुझे हेल्प करती थी। मैं उन्हें यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस दिखा देती थी, कुछ खुद भी बनाती थी कंटेंट, और कुछ मैं बोरो भी कर लेती थी इंटरनेट के थ्रू। तो मैं बच्चों को जब दिखाती थी, उनकी लर्निंग मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगी, उन चीजों को उनकी ग्रेस्पिंग ज्यादा हुई। क्योंकि जब एक बच्चा उसको एक वीडियो देख रहा है, एनिमेटेड कुछ देख रहा है, तो उसका ऑडिटरी लर्नर भी सीखेगा, विजुअल लर्नर भी सीखेगा। और जब काइनेट जो टेक्टाइल लर्नर है, क्योंकि वो फील कर रहा है उस डिवाइस को, तो उसके लिए भी वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जनरेट हो रहे हैं। और काइनेस्थेटिक लर्नर को भी उसमें, क्योंकि वो कीबोर्ड को प्रेस कर रहा है, उसकी बॉडी को मूवमेंट मिल रहा है, तो वो सभी तरह के बच्चे उस तरह के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं बहुत इजीली। और उनका अटेंशन स्पैन भी, क्योंकि बच्चों का बहुत जल्दी, अगर एक टीचर बोले जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो बच्चे का ध्यान ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट तक रहेगा। उसके बाद वो बच्चा दूसरी तरफ, उसका ख्यालों में कुछ और चल रहा होगा, बेशक वो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन उसका माइंडसेट वो वहां नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो इस चारों तरह के लर्नर्स की नीड्स को केटर करती है। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जैसे जैसे ये चीजें ज्यादा यूज में आने लगी, कुछ टीचर्स के पास पे टैब भी दे दिए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो टीचर्स ने उन टैब्स को भी एज ए टीचिंग एड यूज करना शुरू कर दिया अपनी क्लासेस में, और उससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने में आया हम लोगों को। पढ़ाई तो टीचर्स अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं क्या कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जितना बच्चों तक पहुंचा पाए, हम अपनी नॉलेज शेयर करें। बच्चे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ का तो मन होगा, कुछ को पेरेंट्स का डंडा होगा, राइट। लेकिन ये चीज अगर 100% इम्प्लीमेंट हमें चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, और उन रूल्स का इम्प्लीमेंट होगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए हैं ताकि घर घर तक बच्चों तक पढ़ाई पहुंचे और टीचर अच्छे से उनको समझ लें? हाँ, ये सवाल मुझसे है इसी तरह। हाँ, गवर्नमेंट के स्टेप में बताऊंगा, और मैं इला मैम की बात को ही बताऊंगा आगे। जो बच्चा सीखता है, उसके सीखने के लिए हम टी-पैक, टेक्नोलॉजी, पेडागोजी और नॉलेज, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिए तो हम मल्टीमीडिया वगैरह यूज लेते हैं, और पेडागोजी शिक्षक विभिन्न अनुभवों से करते हैं, और कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंटेंट। तो वो उस जब तक नहीं ये सब इनका एक प्रॉपर समायोजन होगा, तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं एक मेंटर टीचर हूं, और हमें जो है 4-5 स्कूलों में बच्चों के एकेडमिक में सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मिली है। तो जैसा कि बच्चों को गणित विषय बड़ा मुश्किल लगता है, तो मुझे भी ये चैलेंज मिला। तो मैंने अपने आप ही देखा कि स्कूलों के रिजल्ट बहुत कम होते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे ज्यादातर पास नहीं हो पाते, उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने अपने हर एक मेंटी स्कूल से 50-50 ऐसे बच्चे लिए जो कि मैथमेटिक्स में बिल्कुल लोअर एंड वाले थे, और उन बच्चों के मैंने 5 स्कूलों में 6 ग्रुप बनाए। एक स्कूल में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, तो वहां पर मैंने 2 ग्रुप बना दिए। तो इस तरह से मेरे पास लगभग 300 बच्चे हो गए। इन बच्चों को पढ़ाना था। अब इतने बच्चों को पढ़ाना है, समझाना कैसे? अब लैपटॉप में या मोबाइल में या टैबलेट के माध्यम से कितने बच्चों को हम दिखा सकते हैं? इसके लिए फिर मैंने अपना एक प्रोजेक्टर ले रखा था, आपको मैं बताऊं। उस प्रोजेक्टर के माध्यम से फिर वहां बोर्ड, इसकी स्क्रीन की दिक्कत पड़ती है, तो व्हाइट चार्ट दीवार पे पेश करके हमने एक रूम ले लिया, और वहां बच्चों को हमने दिखाया, और एक अपनी लीड भी ले ली लंबी वाली साथ में। तो उनके साथ जब प्रयास करा तो बहुत अच्छा वर्क मिला, और उसका रिजल्ट भी मिला कि बच्चों की जो रिजल्ट था वो जस्ट डबल हो गया। 4 स्कूलों में हमारा डबल हो इस बार भी, ठीक है ना। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। रही बात सरकार की तरफ से, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। एक तो ऊपर से ही आदेश आए हैं बच्चों को वीकली
जो है काम में 1 वीक का पूरा काम दे देंगे। डेली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की वर्कशीट मिलेगी और उन वर्कशीट को ऑनलाइन माध्यम से टीचर्स अपने बच्चों को देंगे। उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पास जिनके पास मल्टीमीडिया फोन नहीं है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए यह सुविधा है कि उनके क्लास टीचर उनके पेरेंट्स को फोन करेंगे और उनके पेरेंट्स को फोन करके बुलाएंगे कि भाई आप स्कूल में आ जाओ, आपके बच्चे के लिए कुछ होमवर्क है। और वो होमवर्क जो है 1 हफ्ते का पूरा 6 दिनों की जो है सोम मंगल बुध शनिवार तक की सारी शीट दे देंगे। और अगली बार जब वो आएगा नेक्स्ट डे जाएगा और पिछली करा हुआ दे जाएगा। इस बीच में बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो बच्चे जो हैं अपने टीचर से फोन करके उसका समाधान पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों में डिजिटल डिफरेंस ना हो। देखो ये बात तो जरूर है कि अगर साधन नहीं होंगे तो थोड़ा सा अंतर तो आ जाता है साधन ना होने से, लेकिन सरकार का भी यह प्रयास है कि बच्चे बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, सबको सपोर्ट मिलती रहे। तो ये बहुत अच्छा किया जा रहा है। और आजकल जो है यूट्यूब पे भी चैनल चलाए जा रहे हैं क्लासेस के, तो इससे बहुत फायदा मिल रहा है। तो यार जैसे सर ने बताया कि डिजिटल डिवाइड, एक डिजिटल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है उनके पास शायद एक स्मार्टफोन ना हो कि वो लेक्चर्स घर बैठे अटेंड कर पाए, उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई साधन, ऐसा कुछ हो जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन के बच्चों को थोड़ा और इजी कर दे प्रोसेस। इसके लिए इशिता गवर्नमेंट टीवी पर लेसन्स दे रही है और कुछ इस समय प्रोग्राम्स इस तरह से यूट्यूब पे भी लाइव किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर टीचर्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहें तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बहुत कम डेटा 12 MBPS पे भी चल जाता है। तो इस तरह के जो कम डेटा में डिवाइसेस चल जाएं, उस एप्स चल जाएं, उस तरह के भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स। और अगर हम इसे देखा है कि गवर्नमेंट के लेवल पे तो गवर्नमेंट तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर ही रही है, और कोशिश ये की गई कि वर्कशीट्स के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन लिंक दे दिया जाता है बच्चों को वर्कशीट्स का, तो बच्चे उन वर्कशीट्स को करें, और साथ में जो ऑफलाइन भी उनको हार्ड कॉपी भी दी जा रही है जो बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो हर तरह की जो बच्चा है उसको केटर करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है अपने लेवल पे। टीचर्स भी इस तरह के बहुत सारे एप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिनमें बहुत कम डेटा खर्च में बच्चों को काम दिया कर समझाया जा सके, चीजें कंटेंट दिया जा सके और उनको असेस भी किया जा सके। तो इसमें एक तो जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है जो बहुत कम डेटा में हम उस पर मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। गूगल क्लासरूम में भी काफ़ी कम डेटा में हो जाता है। इसके अलावा पैडलेट है, कुछ इस तरह का टूल है जिसमें बहुत कम डेटा लगता है और बहुत अच्छे से उसको इफेक्टिवली बच्चों के व्यूज़ को, उसमें सभी बच्चों के व्यूज़ आ जाते हैं, सबके व्यूज़ को एक्सचेंज किया जा सकता है। कुछ बहुत छोटा सा टूल है व्हील डिसाइड, अगर क्लास चल रही है और बच्चों को आपके पास 40 बच्चे हैं और किस बच्चे से पूछा जाए बच्चे अटेंटिव हैं या नहीं है, तो उसके लिए एक व्हील डिसाइड करके टूल होता है। व्हील डिसाइड में बच्चों के नाम लिख दिए जाते हैं और उस व्हील को हम जैसे वो लकी ड्रॉ काइंड ऑफ व्हील नहीं होता, उस तरह का एक व्हील होता है जिसको रोटेट किया जाता है और बड़ा इंटरेक्टिव सा लगता है, कलरफुल होता है। तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं कि जब उनका नाम आता है उस पे कि हाँ अब ये वाले बच्चे को रिस्पॉन्स देना है, तो बच्चे अटेंटिव रहते हैं। वरना ये भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन टीचिंग में, आपको ये नहीं पता कौन बच्चा एक्चुअली में अटेंटिव है और कौन बच्चा सिर्फ सिस्टम खोलकर सामने बैठा हुआ है। तो वो अटेंटिव रहते हैं। तो और ये टूल में बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बहुत सिंपल टूल है और सभी टीचर्स उसको बहुत आसानी से अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों को फिजिकली पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में क्या फ़र्क होगा? फिजिकली में हम 50 बच्चों पर एक साथ देख सकते हैं कि कौन मस्ती कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। प्लस
अंडरस्टैंडिंग में मेरे हिसाब से क्लासरूम लर्निंग में ज़्यादा होती होगी बच्चों को। ऑनलाइन लर्निंग में इतना पर्सनल टच नहीं आ पाता। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग सही है या क्लासरूम ट्रेडिशनल लर्निंग? बिल्कुल फर्क तो पड़ता है फिजिकल क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासरूम में। फिजिकल क्लासरूम में क्या होता है कि हम एक एक बच्चे को ध्यान से अच्छे से देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर 40 के 40 बच्चे तो नहीं आ पाएंगे एक बार में, और बच्चे की अटेंशन कहाँ है, कहाँ वो ध्यान दे रहा है, कैसे कर रहा है। अब वो क्लासरूम तो हमने चला दी, बच्चों को जूम पे लगा दिया, तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो हैं अपना वीडियो ऑफ करके, अपना माइक्रोफोन ऑफ करके आराम से बैठ के कुछ भी करते रहे, जी क्लास चल रही है, ठीक है ना। और धीरे, लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ऑनलाइन क्लास में, वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। फिजिकल में हम एक एक बच्चे को इस बात पॉइंट पे जज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में एक बहुत बड़ा बढ़िया फायदा है, वो फायदा ये है, हेलो, उसमें ये फायदा है अगर बच्चे को कुछ चीज समझा रहे हैं। एक दिन मैंने अपने सर जी की ऑनलाइन क्लास अटेंड की, मेरे एक साथी टीचर थे, तो जो उनकी क्लास चल रही थी, तो उन्होंने जो है हार्मोन्स के बारे में बताया था और डिफरेंट जो है ग्लैंड्स थी के बारे में बताया था। तो जब वो एक एक चीज को बता रहे थे, तो तो उसमें जैसे मान लो कोई ग्लैंड बताई, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड बताई, तो उन्होंने एक जो सिस्टम ग्लैंड का था उसमें छोटी सी दिखी थी, फिर उन्होंने ब्रेन में करके दिखाई, फिर उसको जूम करके दिखाई। तो अगर बच्चे ध्यान देंगे तो ऑनलाइन में, मेरे ख्याल से ऑनलाइन से देखना उनके लिए बहुत अच्छा था। एक सिंगल स्क्रीन पर वो अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो कि फिजिकल क्लासरूम में पॉसिबल नहीं था। तो हर चीज के अपने अपने अलग अलग फायदे और नुकसान है, ठीक है जी। बस फिजिकल में हमें यह फायदा है कि हम जो है एक एक बच्चे पर अच्छे से नजर कर सकते जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको एक बारी में इतनी जल्दी कोई चीज ग्रास्प नहीं कर पाते। जब बच्चे होते हैं जिनके साथ ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी लाइफ में, तो उनको थोड़ी स्पेशल केयर और स्पेशल अटेंशन की जरूरत रहती है। तो कैसे ऑनलाइन लर्निंग में या डिजिटल टूल्स के माध्यम से हम उनको वो स्पेशल केयर प्रोवाइड कर पाते हैं? ओके, तो इशिता, इस समय जो टाइम है ना, उसमें काफी ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट इस चीज पर दे रही है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स की वेलबींग मेंटेन रहे। इमोशनली हम उन्हें एक बेहतर कनेक्ट और बेहतर सपोर्ट दे पाए। टीचर्स भी पढ़ाई पर इतना ज्यादा जोर न दे करके उनके वेलबींग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो एक कनेक्ट यहाँ पर इज द की वर्ड, कि हर तरह से उनके साथ बार बार बातचीत करना, और वो बातचीत इस समय डिजिटल माध्यम से ही हो सकती है, और वो बातचीत के लिए फोन या इस तरह के कॉन कॉल्स का यूज कर रहे हैं टीचर्स की, जिसमें एक ही साथ 4 या 5 बच्चों के साथ ग्रुप में बात हो जाती है। और इसके अलावा जो हमारे जूम कॉल है या गूगल मीट के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू वो बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, जहां पर वो उनसे उनके डेली रूटीन के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रैक्टिस शुरू किया था, दैट इज रिफ्लेक्टिव जर्नल, जिसमें बच्चों को ये कहा जाता है कि वो अपनी जो भी दिन भर के एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी वो सोच रहे हैं उसको लिखें, जिससे कि उनके मन में जो भी भाव आ रहे हैं ना, उसको वो पेपर पर ला सकें और वो टीचर के साथ शेयर करते हैं, बाकी बच्चों के साथ शेयर करते हैं उस चीज को कि उन्होंने जो भी लिखा। तो वहां से टीचर को उनकी मेंटल स्टेट के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मन में नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं, क्या मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, और अगर मुझे कुछ हो गया है, मेरी मम्मी पापा को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इस तरह की चीजों को जब बच्चा लिखता है और वो डिस्कस करता है, वो वोकल हो पा रहा है,
एक तरह का एक सर्कल बन गया जिसमें टीचर बच्चों के साथ इन चीजों के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। तो पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ना होकर उनकी इस तरह की क्वेरीज को भी केटर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और इसमें डिजिटल टूल्स हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंड दीज डिजिटल टूल्स आर व्हाट्सएप के थ्रू टीचर्स कनेक्टेड हैं। मतलब जो भी मीडियम, जिस भी टीचर को जो भी तरीका जिस भी बच्चे तक पहुंचने के लिए हो सकता है ना, वो मैक्सिमम उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो शायद लिखने में इतना विश्वास नहीं करते, मतलब उनको लगता है कि लिख कर नहीं उतार पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, तो शायद वो व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू मैसेज पहुंचाते होंगे। तो वो बच्चे ऑडियो के थ्रू भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, हर बच्चे को हर बच्चा वोकल हो पाए, चाहे वो लिखकर हो चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, और वो बातचीत के माध्यम से ही हम उनके साथ इस तरह से जुड़े रहें कि कभी भी अपने आप को अकेलापन ना महसूस करे कोई भी बच्चा। राजेंद्र सर, जैसे आप बच्चों से जुड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो बच्चों की मन में क्या बात है कि उनका क्या रिएक्शन है डिजिटल लर्निंग के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में? बच्चे जो हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए बड़े ही जागरूक होते हैं। तो एक के व्हाट्सएप ग्रुप मुझे जोड़ा हुआ है, वैसे तो मैं कई क्लासेस में जुड़ा हूं उनके साथ। तो उनमें बच्चों ने क्या कहा, एक दिन संडे वाले दिन की तो क्लास का जो पर्टिकुलर टाइम होता है उस टाइम पर क्लास होती है, तो बच्चे उस दिन पूछे, बच्चे भूल गए, उन्हें संडे का पता नहीं चल पाया, क्योंकि आजकल ऐसे दिन चल रहे हैं डेज अच्छी तरह से ध्यान रहने पाते। तो संडे के दिन क्लास नहीं होनी थी, तो संडे वाले दिन बच्चे ने मैसेज डाला, सर क्लास का टाइम हो गया, क्लास शुरू कर दो। फिर सर ने कहा लिख के कि भाई ऐसा है, आज संडे है बेटा, आज आराम करो। तो जो बच्चे जागरूक है उतने करते हैं। और मैं वही बताया कि जिस बच्चे को लगन होगी, जिसको अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छे से लग रहा है, लेकिन जिसको नहीं लग रहा उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। अब उसको इंटरेस्ट तभी कर पाएंगे हम फिजिकली जब उससे कनेक्ट होंगे। तो बच्चे वैसे बहुत अच्छा से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चे रात रात को भी देते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। अब तो खैर चलो कोरोना का पीरियड चल रहा है, मैं अपना एक एग्जांपल वो शेयर करूंगा। एक लड़की थी, तो उस लड़की का मैंने वो ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पर, जो ग्रुप बनाया था ना पहले मैंने बता रहा था उसमें, तो वीकर बच्चों के, उस वीकर बच्चों के उस ग्रुप में मैंने उस लड़की को डाला। उस लड़की ने कुछ ऐसा कोई वैसा ही मैसेज डाल दिया जो कि किसी ऐड करने का पढ़ाई से संबंधित ना था। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसा मत करो। फिर मैंने उसको पर्सनल पे डाला, बेटा आप एक काम करो, आप इसे ना डिलीट फॉर ऑल कर दो। तो वो क्या, वो लड़की ने थोड़ा फेल करा, वो खुद डिलीट हो, लेकिन वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट हुई। वो लड़की रात रात को 10-10 9 बजे तक मुझसे सवाल पूछती, और इवन तब भी मैं उसको बताता, सोल्व करके बताता। तो उसका अभी रिस्पॉन्स आया कि सर मेरी मार्कशीट देखिए, मेरे मार्क्स कितने अच्छे आए। जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा था मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, उस बच्चे के मैथमेटिक्स में 76 मार्क्स आए, और वो बहुत बच्चा बहुत खुश था। तो यह फर्क पड़ता है, बच्चे में लगन लगानी होती है। अट्रैक्शन भी आ जाते हैं कि हाँ फोन चलाएंगे, तो इसी माध्यम से। बट टीचर्स का ये हो गया कि पहले वो शायद सुबह 8 से दोपहर को 2 तक ट्रेनिंग देते होंगे, अब वो 24 आवर्स अवेलेबल है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक एक बच्चे से हमें जुड़ना है। अब क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, 10 बच्चों को कभी मोबाइल मिल पा रहा है, 20 बच्चों को कभी मिल पा रहा है, बाकी मतलब 2-2 3-3 बार उनको बच्चों को कनेक्ट करना पड़ता है टीचर को एक ही बात को बताने के लिए। क्या करें, हमने कह दिया भाई चलो कोई बात नहीं, आप ज्यादा लंबी अवधि ना रखो, थोड़ी कम अवधि की कर लो, थोड़ी बात कर लो, लेकिन उससे जुड़ लो। इस समय जो है उनसे जुड़ाव की जरूरत है, ज्यादा मत पढ़ाओ। क्योंकि अगर बच्चा जुड़ा रहेगा और उसको हमने मोटिवेट कर दिया, वो सब कुछ कर लेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं। आज के टाइम में इतनी कंटेंट इंटरनेट पर पड़ी है कि हम टीचर्स को भी इतना नहीं मालूम, हमें भी अगर कुछ देखना था बहुत सारी चीजें वहां से देखते हैं।
बस थोड़ा सा जज करके देखते हैं। बच्चे के अंदर इस बात की लगन लगानी है, इसको जगाना है ढूंढने के लिए। जब बच्चे में लगन लग जाएगी फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं, कुछ हम्म। मीडियोकर, कुछ होते हैं मस्ती करने वाले जो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मस्ती में विश्वास रखते हैं। हम्म। तो उन बच्चों को आप लोग कैसे हैंडल करते हो? या कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम में मैल प्रैक्टिस करते हैं, तो डिजिटल के माध्यम से कैसे मैल प्रैक्टिस या कैसे ऐसे बच्चों को आप लोग कंट्रोल किया जा सकता है? ओके, देखिए क्लास में तो हम इस तरह के बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा वर्क देकर या थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर क्वेश्चंस दे देते थे। अब यहाँ पर जूम में बड़ा अच्छा ऑप्शन है ब्रेकआउट रूम का, वो भी यूज किया जा सकता है इस तरह के बच्चों को सेग्रीगेट करने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी चैनल्स होते हैं जिनमें हम उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि बच्चों के लर्निंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनके ग्रुप्स बना दें और उसके अकॉर्डिंग उनको असाइनमेंट या जो भी क्वेश्चन है वो देकर उनको डिवाइड कर दें। तो उस तरह से हम उनकी टीचिंग के एरिया को केटर कर सकते हैं ऑनलाइन। और जहाँ पर वर्कशीट्स दी जा रही हैं वहां पर हम वर्कशीट्स में भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर उन लोगों को दे दिया जाए, या कुछ बच्चों के लिए हमें डिफिकल्टी लेवल कम करना पड़े तो कम करके दे दिया जाए। तो एक ऑप्शन तो ये है वाइल वी आर टीचिंग। लेकिन जब बात असेसमेंट की आती है और जहाँ पर मेल प्रैक्टिसेस होने की बात आती है, तो एक चीज जो मुझे लगती है कि मेल प्रैक्टिसेस वहां ज्यादा होती हैं जहाँ बच्चा कंटेंट को समझ नहीं पाया। अगर वो कंटेंट को समझ गया तो उसे मेल प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद से ही इंटरेस्ट लेगा उन चीजों को करने के लिए, उनके रिस्पॉन्सेस देने के लिए। और ऐसे में असेसमेंट एक ऑनलाइन जब हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन असेसमेंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। तो इसमें मैंने ये फील किया कि जब हम क्वेश्चन की क्वालिटी को अगर हमने बच्चे का कंटेंट चेक करना है, बच्चे को कितना आ गया, एक तो तरीका ये है कि आप उसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे दें। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हु, whom, वेयर टाइप के क्वेश्चंस जिनके आंसर वन वर्ड में दिए जा सकते हैं और इनमें बड़े आसानी से अगर गूगल में वो दूसरा टैब खोल ले तो वो वहां पर उनके आंसर सर्च हो जाते हैं। लेकिन कुछ तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं जिनमें बच्चे को आंसर को अपना दिमाग लगाकर सोचकर लिखना पड़े। तो यहाँ मुझे लगता है टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमें काम करने की जरूरत है कि वो क्वेश्चंस इस तरीके से डिजाइंड हो कि बच्चे को नकल करने के लिए या कुछ इस तरह का कुछ भी एरिया को यूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही ना हो, उसे कंटेंट को समझना ही पड़े। और बच्चे को कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑनलाइन जैसे ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है, वरना क्लास में सेम कंटेंट को पढ़ाने के लिए थैला भर के टीचिंग एड्स ले जानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन इतने सारे एप्स अवेलेबल हैं कि आप वो सारा कंटेंट उसको बहुत इजीली बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिलीवर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को यहाँ नकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग वे में उसके सामने चीजें आ रही हैं, तरीके से आ रही हैं कि बच्चे को वो चीजें समझ आ जाती हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर जरूरत पड़ती भी, अगर कहीं ऐसा वो है, तो टीचर्स क्वेश्चंस के डिजाइनिंग पर थोड़ा फोकस करें तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल आपसे है कि जैसे आप लोग पढ़ाते हैं तो अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आते होंगे कि कुछ बच्चे होते होंगे तो मस्ती करने के चक्कर में अपना नेट बंद कर दिया, तो कुछ बच्चे कुछ और करते होंगे, तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे कैसे आप लोग उनको ध्यान रखते हो? तो ऑब्वियसली हम बच्चे को उधर से कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे कि वो अपना नेट ऑफ कर रहा है तो हम उसको रोक दें, लेकिन हाँ कुछ चैलेंजेस है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ, इस तरह के चैलेंज आ जाते हैं, कहीं बच्चे की तरफ से भी हो सकते हैं, वास्तव में जो है नेट की दिक्कत हो सकती है।
एक दफा हमारी मीटिंग हो रही थी 8 मेंबर्स की, तो वहां क्या हुआ, हमारे जो टीडीसी थे उनका नेट ही खत्म हो गया। अब बीच में फिर हमें वो संभालनी पड़ी। तो जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार काम करना पड़ता है। बच्चों के पास जो है वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले तो बात हम ऐसी कंटेंट लेके जाएं कि बच्चा उससे थोड़ा सा अलग हो ही नहीं, बच्चा चीजों को समझे। बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें नहीं, उसको आसान से लेके धीरे धीरे चले, ठीक है। और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो फिर उसका जो है, देखो जब किसी को नहीं सीखना, किसी को कोई चीज सीखनी नहीं है, उसके लिए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, लेकिन जिसको सीखनी है उसके लिए प्रयास। कहावत है, जागते हुए सोते हुए को कोई भी जगा देगा, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कोई नहीं जगा। ये सच्चाई बात, ठीक है। बस हमें ना उसके लिए थोड़े से इजी बना सकते हैं, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि वो अपनी तरफ से ना करें। ऑनलाइन में अभी हम सिर्फ जो है थोड़ी थोड़ी कंटेंट देके कर सकते हैं बच्चों को, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये सब आगे तभी होगा, हालांकि बहुत फायदा है इनका, अच्छा ही फायदा है। आपको मैं बताऊं कि एक काहुट नाम का ऐप है, काहुट, तो उसके माध्यम से हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। उससे क्या, वो सारे के सारे अट्रैक्टिव रहेंगे, अटैच रहेंगे। बीच बीच में रख दो, आज हम काउंट के माध्यम से 10 सवालों का टेस्ट लेंगे और उसमें उन बच्चों की रैंकिंग की भी आती है, तो बच्चे खुश होकर फटाफट उसको करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है इस तरह से। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी इशिका सर की ही बात में। मैथ्स के लिए जियोजेब्रा करके एक ऐप है, डेस्मोस करके एक ऐप है, जिसके थ्रू बच्चों को बहुत इजीली कॉन्सेप्ट्स दिए जा सकते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड या फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं या उस तरह के, कि बच्चा ग्राफ बना रहा है तो मैथ्स में बहुत इजीली वो किया जा सकता है। साइंस में हम टिंकरली यूज करते हैं, जिसमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स बच्चों कर सकते हैं। और इस तरह की चीजें टीचर्स काफी कोशिश कर रहे हैं बीच बीच में अपने टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करने की। चैलेंज एक यहाँ पर एक और भी आ रहा है साथ में, कि अभी बच्चों को भी सिखानी है वो चीजें और टीचर्स को भी सीखनी है। हाँ, एक मिनट इला जी, मैं आपको बताऊं, ये जो चीजें हैं जो ज्यादा आपने बताया, ये एक तरह से कैलकुलेटर्स हैं। इसमें एक फंक्शन की जो वैल्यू डाल दी जाती है, उसकी डिफरेंट वैल्यू वेरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ दिखता है, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेटर है, इनसे बच्चा थोड़ा सा इतनी जल्दी थोड़ा सा नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो स्टफ है। इसको समझाने के लिए हमें अपने ही दूसरे प्रयास करने पड़ेंगे। अच्छा चीज है, बहुत बढ़िया है, आपने बताया, इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू। हाँ इशिता, तो इस तरह के काफी सारे एप्स हैं जिन्हें टीचर्स अगर बीच बीच में यूज करते रहें, जैसे सर ने भी काहूट बताया था, इसी तरह के और छोटे छोटे बहुत सारे एप्स हैं जिनमें बने बनाए क्विज अवेलेबल है। आपको हर टॉपिक से बना हुआ क्विज मिल जाएगा, क्विज खुद प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप अपना बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि टाइम टेकिंग है तो आप रेडीमेड जो दूसरों के किए हुए चीजें हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं हर एक टूल में। काहूट पर भी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई अवेलेबल है। आप उनको जैसे क्विजलेट है, क्विजलेट पे बहुत कुछ बना बनाया मिल जाता है, क्विजेस में मिल जाता है। उनको टीचर्स बीच बीच में अगर डाल दे तो टीचिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और हम बहुत सारे बच्चों की जो कहते हैं कि उनको बांध के रखना है जैसे, तो वो हमें बीच बीच में कहीं कहीं इस तरह के इनपुट्स डालने पड़ेंगे जिससे कि बच्चे कनेक्टेड रहें और उनको मजा आएगा, तो वो भागेंगे नहीं, फिर वो नेट ऑफ नहीं करेंगे, फिर वो डेटा डलवाएंगे चाहे उसके लिए उनको कुछ भी एफर्ट करना पड़े। तो बात ये है कि हम उस टीचिंग को अपनी कितना इंटरेस्टिंग बना पा रहे हैं। आपने पॉइंट और बोला था कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को भी सिखाना है और टीचर्स को भी सिखाना है, अवेयरनेस नहीं। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या, टीचर्स भी ना बहुत ज्यादा इस चीज से इतने फैमिलियर नहीं है, बहुत सारे टीचर्स।
क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे राजेंद्र जी ने भी कहा था ना, कभी हमें इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये जरूरत आज जनरेट हुई है। तो बहुत सारी चीजें टीचर्स भी सीख रहे हैं आज, उन्होंने क्योंकि नीड आ गई है ना, तो नाउ दे आर लर्निंग अबाउट वेरियस थिंग्स। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो ही कई बार हमें बता रहे होते हैं कि मैम ये वाला भी ऑप्शन है, जैसा जो आप बता रहे हो ना, इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं। बहुत सारे एप्स हैं, हर एक चीज की जानकारी किसी एक व्यक्ति को ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसको भी जो भी सुटेबल लग रहा है वो उस डिजिटल टूल को लेकर के अपने बच्चों के साथ काम कर रहा है, और उसको जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ना सीख करके। कई टूल्स हैं बहुत इजी हैं सीखना, उनको कम डेटा में यूज हो जाते हैं, डाउनलोड करना इजी होता है। तो टीचर्स भी अभी इस समय लर्निंग स्प्री एक तरह का चल रहा है, टीचर्स आर ऑल्सो लर्निंग अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ से लर्निंग चल रही है इस समय। मतलब ऐसा सिचुएशन पहली बार आया है, और जैसे मेरे स्कूल में मेरे सर कहते थे कि इशिता, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वेरी ट्रू। बिल्कुल, ये हमेशा से। कि जैसे एक क्लासरूम में 50 बच्चे होते हैं, हाँ जी। एक में उन 50 बच्चों की माइंडसेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके में जो पॉजिटिव चीजें हैं, उनकी जो पॉजिटिव आदत है, वो शायद मैं सीखूं, और मेरी जो पॉजिटिव चीजें हैं, मेरी पॉजिटिव आदत है, वो सीखते हैं। और इसी टाइप से हम लैब्स में जाते हैं, कोई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, तो जब तक हम दो चीजें मिलाएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा और फ्यूचर के लिए याद नहीं रहेगा कि हाँ, ये दो चीजें मिला के क्या आउटपुट आया। और इन द सेम केस हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं, जहाँ पे हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो अपनी इम्पोर्टेंट है। तो ऑनलाइन जो है इतना सब कुछ तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसको हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कोई सोल्यूशन है कि हम ये चीजें थोड़ी कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, कि इतना डिवाइड ना आए। हाँ देख, तो आपने कहा था 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे एक चीज को नहीं सीख सकते एक जैसा, ये तो होता ही है बच्चों में। हर एक शुरू में भी मैडम ने बता दिया था कि हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्षमता होती है सीखने की। और प्रैक्टिकल्स जो हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए हाथ से जब तक ना कर लें तो तब तक उसको दिक्कत मतलब नहीं समझ पाता। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐप ऐसे आ रहे हैं जिनके माध्यम से जो है वो बच्चे प्रैक्टिकल्स वगैरह थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जब तक वो चीज से गो थ्रू ना हो जाए, उस चीज को एक्सपीरियंस ना कर ले, वो उतना एक्सपीरियंस नहीं, उतना उसका अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पाएगा। अब देखिए, हम अपने घर पर बैठे हुए ऑनलाइन किसी भी देश, किसी भी जगह का भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जब हम उन जगहों पर खुद होकर आते हैं, उस जगह घूम आए, उसके बाद हम देखें, हम बहुत अच्छे से, हमें वो चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो फिजिकली इस वहां से मिलने का, उसको टच करने का वो अनुभव बिल्कुल अलग है। ऑनलाइन पूरा उसका नहीं ले सकती। ऑनलाइन के से जो है उसकी थियोरिटिकल नॉलेज हमें ज्यादा मिल जाती है, लेकिन जो असली जो उसका अनुभव है वो वहां जाकर ही मिलता है। उसको मतलब प्रैक्टिकल्स को करने के बाद ही पता हो चलेगा उसको एक्सपीरियंस। इसके लिए ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट मुझे लगता है कि काफी आजकल चर्चा में है, और ब्लेंडेड लर्निंग के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस को जनरेट करने की जरूरत है, कि दोनों ही तरह के अनुभव जरूरी हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑफलाइन इज अ सक्सेस या सिर्फ ऑनलाइन इज अ सक्सेस। या आने वाले टाइम में भी जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है या ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तब भी हम अगर ऑनलाइन के सपोर्ट को कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम की जरूरत है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि ये रुकने वाली लहर नहीं है, ये ऐसी चीज है जो चलेगी, और ज्यादा इसका प्रयोग और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और दोनों ही तरह के अनुभवों को
इनकलकेट करने की जरूरत है ताकि हर तरह के लर्नर की नीड को केटर किया जा सके। एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। अभी की जरूरत जब भी पूरी होगी। आपको समअप करने के लिए एक क्वेश्चन ये रहेगा, आप दोनों से यही है, फिर मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मैंने कुछ दिन पहले ही किया था। कि पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आपके साथ भी फनी इंसिडेंट ऐसा हुआ हो ऑनलाइन लर्निंग के टाइम पे, ईला मैम। मेरे साथ तो हर बार ही हो जाता है कुछ ना कुछ। अक्सर मैं सबसे पहला जो मेरे साथ होता है ना, मैं अपना माइक ऑन करना भूल जाती हूँ और मैं बोलना शुरू कर देती हूँ और फिर मुझे रियलाइज कराया जाता है सामने से कि अब आपने माइक ऑन नहीं किया है। ये तो मेरे साथ हमेशा ही अक्सर ही हो जाता है। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक सेशन फैसिलिटेट कर रही थी जिसमें बहुत सारे स्टेट्स के लोग थे और बहुत सारे स्टेट्स के एजुकेटर्स थे और मैंने मेरे यहाँ नेट का कुछ इशू था, मेरा नेट स्लो चल रहा था, आई कुड नॉट हियर व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। वहां सेशन शुरू हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया गया, मैं बैठी हुई हूँ, बीच में उठ के चली गई वहां से। मैंने कहा यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है और फिर बीच वापस आई तभी भी कुछ नहीं हो रहा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वहां सब कुछ हो गया। एंड देन द स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइजर्स कॉल्ड मी कि मैम आप अपना माइक अनम्यूट करो क्योंकि आप बोल नहीं रहे। तो इस तरह का अनुभव रहा एंड बाद में जब रिकॉर्डिंग देखी तो आई वाज लुकिंग वेरी फनी एट दैट टाइम बिकॉज वहाँ पीछे से सब कुछ चल रहा है और मुझे कुछ नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। क्या ऐसा फनी एक्सपीरियंस था कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे बोल देते हैं क्लास में कि सर आज हम कॉपी लाना भूल गए। अब तो वो रीजन भी नहीं है कि कॉपी लाना भूला, घर रह गई कॉपी, तो भाई घर में ही हो तुम, कॉपी नहीं चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि घर में रहे, लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम में बच्चा अगर अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा, सब कुछ करेगा, तो आसपास की गलियों की आवाज भी डिस्टर्ब होती है। एक दफा ऐसी क्लास चल रही थी तो बीच में आवाज आई, भिंडी लो, तोरी लो। अब वो सर जी कहना, अरे भैया कौन है ये बंदर, इससे मुझे तो ऐसे हो जाता है बीच में। मैं चल रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो उसमें वो टीचर उस बच्चे से, पर्टिकुलर बच्चे से पूछते हैं, तो बच्चा थोड़े देर टूटी टूटी आवाज में एक्टिंग करता है जैसे कि नेट स्लो हो रहा, फिर स्टिल हो जाता है। तो पीछे से उसका भाई कुछ खाता हुआ आता है, तो टीचर कहते हैं कि भाई अरे ये कैसे हो रहा है, राजू तू तो जाम हो गया। और वो पीछे उसका भाई कर रहा है, शोर मचा रहा है। तो ये ऐसे इस तरह का था। तो बच्चे ऐसी भी हरकत करेंगे क्लास में, ये अनुभव होंगे, तो बहुत सारी चीजें। अब वो एक दिन एक वीडियो ऐसा था उसमें कि भाई बेटा अपने पापा से कहना बाहर पीछे ऐसे मत घुमक रहे पीछे, बार बार आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि ऑनलाइन के लिए बिल्कुल सेपरेट कमरा होना भी जरूरी है जहां दूसरे डिस्टर्ब ना कर सके। क्लासरूम तो तभी हो पाएगी ना, क्लासरूम क्या है, वहां बाहरी डिस्टर्बेंस ना हो, वो ऑनलाइन में संभव नहीं है सबके साथ। कुछ के साथ होगा, कुछ के साथ नहीं हो पाता, तो इस वजह से कभी कभी फनी पोजीशन बन जाती है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक ना रैंडमली ऑनलाइन क्लास में मेरे को लिंक आया, पता नहीं किसी ने गलती से भेज दिया क्या करा, तो मैंने वो लिटरली ज्वाइन करा चेक करने के लिए होता क्या है ऑनलाइन क्लास में। तो मेरा कैमरा ऑफ था, मेरा आवाज भी ऑफ था, म्यूट पे था। तो उसमें अच्छा एक चीज को प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अगर आप फोन से हो तो आप एक टाइम पे शायद 3 या 4 बच्चों को देख पाओगे, पूरे 50 बच्चों को नहीं देख पाओगे कि जितने भी बच्चे हैं। तो आपको वो स्वाइप करके अगला सेक्शन देखना होता है कि पहले 4 ये रहे, फिर स्वाइप करो अगले 4, स्वाइप करो अगले 4, ऐसा करके आता है। तो उसमें क्लास में देखा कि मेरे को मतलब था नहीं, ना मेरे को पढ़ना था ना कुछ करना था, मैं ऐसे स्वाइप कर रही थी। तो उसमें टीचर का ऑब्वियसली क्या कंसर्न रहता है कि टीचर को टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना है और बच्चे भी संभालने हैं, तो वो चीजें थोड़ी प्रैक्टिकली मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीचर ही अज्यूम करता है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स संभाल लेंगे और मैं अभी टेक्नोलॉजी संभाल लूं, वही बड़ी बात है। उनके लिए टेक्नोलॉजी चैलेंज हो जाता है। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने ऐसे स्वाइप करके देखा तो 2 बच्चे ऐसे थे जो मस्ती कर रहे थे और टीचर ने ध्यान नहीं दिया। तो एक बच्चा ऐसे सर खुजाता तो दूसरा भी सर खुजाता,
फिर एक बच्चा चश्मा पहनता तो दूसरा भी चश्मा पहनता, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, लेकिन टीचर का ध्यान तो टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करता था। हाँ, ये हो जाता है। मैं मतलब फिजिकली जब क्लास में होते हैं तो सब पे एक साथ ध्यान रह सकता है, और ऑनलाइन में एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर ही ध्यान रहेगा। जो अलग अलग फ्रेम है उन पे जरूरी नहीं है ध्यान चला जाए, ये फर्क तो है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? जी जी। तो फायदे हैं, इसके नुकसान है। हम्म। ऐसी ऑब्जर्वेशन तो आपको लगा हो कि शायद ये हमने ऑनलाइन लर्निंग में अच्छा सीखा, कुछ नया सीखा एज कम्पेयर टू क्लासरूम लर्निंग, क्योंकि टीचर सिखाता भी है और हर एक टाइम हमको सीखना भी होता है अपने लिए। ईला, मैंने कुछ यूज किया हो ऐसा, ओके। मैं तो बहुत करती रहती हूँ। मुझे ना मुझे एक लगता है कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप नई सीख रहे हैं तो आप एक बोर्डम या मोनोटोनी आ जाती है क्लास में। तो वो चाहे क्लास में हो या अपने रियल लाइफ में भी हो, हम लोग हर चीज में कुछ ना कुछ अगर नया करते रहते हैं तो वो चीज हमें मोटिवेटेड रखती है कि और बच्चों को भी मोटिवेटेड रखती है। तो ऐसे मैं तो बहुत सारे टूल्स कुछ ना कुछ नया हमेशा यूज करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि हर बार एक सरप्राइज के लिए सब तैयार रहते हैं कि कुछ नया आएगा। इफ शी इज देयर समथिंग न्यू विल हैपन। बच्चों को सिखाने के अलावा कुछ नया सीखा इस ऑनलाइन के बारे में? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जो मैप नहीं पता था वो सीखा इस ऑनलाइन के चक्कर में। काहुट पे ऑनलाइन बच्चों की क्विज कराना सीख गया, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि 50-50 बच्चों के जो ग्रुप बनाए थे प्रोजेक्टर के माध्यम से, जब मेरे को जरूरत पड़ती थी तो मुझे स्क्रीन नहीं थी। किसी स्कूल में मेरे पास व्हाइट स्क्रीन नहीं थी, और व्हाइट स्क्रीन के बगैर कैसे दिखाऊं। फिर मैंने बड़े बड़े चार्ट लिए 4-5, वो चिपकाए, उनके माध्यम से बच्चों की स्क्रीन बनाई। तो जब हमें जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। बस ये लगन होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, तो फिर उसके लिए रास्ता अपने आप मिल जाता है। पहले अपने दिमाग अपना ये मन रखना है हमें ये काम करना है। जब हमें काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा और नया सीखेंगे। मैंने तो इस चक्कर में पता नहीं कितने सारे ऐप सीख लिए हैं कि मैं तो नाम भी भूल गई हूँ कईयों के, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता। आपको कोई 5 ऐसे ऐप्स को मास्टर करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। कि बहुत सारा जब हम बहुत कुछ सीख जाते हैं तो बहुत सारा कुछ हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो कुछ आप सीखिए और उसमें से कुछ 4 या 5 ऐप्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और वो सभी टीचर्स के लिए है ये मेरी एडवाइस कि आप बहुत ज्यादा जब आप घुसेंगे बहुत सारी चीजों में तो उसमें आप उस चीज की डेप्थ को नहीं पकड़ पाएंगे। तो उस ऐप की डेप्थ को पकड़ के उसमें आप अपनी एक्टिविटीज को और नए तरीके से डिजाइन कीजिए, लेकिन एप्स में बहुत एक्सपेरिमेंट बना करके 4 पे या 5 पे स्टिक हो जाइए। हाँ, इशिता एक और बताऊंगा मैं कि अभी जो है चाइना के साथ जो हमारी संबंध बिगड़े हैं और चाइनीज ऐप को हम डिलीट कर रहे थे, तो मेरे जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो कैम स्कैनर पे पड़े थे। कैम स्कैनर पे डॉक्यूमेंट रखना बड़ा आसान है, क्योंकि वो उसमें जो पीडीएफ फाइल होती है उस पीडीएफ फाइल में कोई भी पेज हम ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा था, तो मुझे अपने सारे क्लाउड में डालने पड़े, डाउनलोड करके बड़ी दिक्कत हुई। फिर मुझे एक ऐप मिला क्लियर स्कैन, उसका मैंने ओरिजिन चेक किया तो रशिया मिला। रशिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने डालने के बाद उसमें देखा तो मुझे अच्छा लगा, और मुझे वो कैम स्कैनर से भी अच्छा लगा। तो जब हमें जरूरत पड़ती है तो नया सीखते हैं। तो मेरा जो है क्लियर स्कैन वाला बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि बिल्कुल उस जैसा ही है उसका इंटरफेस है, लेकिन अब जो अपने डाटा को मैं उसमें सुरक्षित रख पा रहा हूँ, ये अच्छा रहता है। तो जब हमें जरूरत पड़ती है तो नया नया सीखते हैं और कोशिश करेंगे जो। और इसी सोच के साथ हमने भी नया सीखा ऑनलाइन चीजें करने का, चाहे वो ऑफिस सोच
स्कूल। बहुत फायदा होता है इसका, नया तो सीखने। नया नया सीखते रहना चाहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। देखिए देखिए जी, टीचर तो आखिरी सांस तक एक स्टूडेंट होता है, वो हमेशा सीखने का प्रयास रखता है, करता है। अगर जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, उस दिन हम बेकार हो गए। हमें हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो हमारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि हमें कैसे भी करके काम करना है, किसी चीज के होने या ना होने से काम नहीं रुकना चाहिए। और इसी के साथ हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कुछ नया सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का, बस रुकना नहीं है। एवरी डे इज अ न्यू फेज एंड एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग डे। और थैंक यू टू ईला मैम एंड राजेंद्र सर थैंक यू, for थैंक यू, giving us your time. थैंक यू। Thanks to you, Ishita. It was a wonderful session. Most welcome. बहुत बढ़िया। आशा है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और इसी साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि 100 साल पहले 1920 में भी एक महामारी फैली थी और तब भी किसी ने अपना काम करना बंद नहीं किया था। छात्रों ने पढ़ाई करी थी, शिक्षकों ने पढ़ाया था, लेकिन किसी ने भी अपना काम करना बंद नहीं करा था। 50 साल पहले 1970 में वियतनाम वॉर हुई थी, तब भी किसी ने अपना काम करना बंद नहीं करा था। 20 साल पहले 9/11 का अटैक हुआ था, लेकिन तब भी किसी ने अपना काम करना बंद नहीं करा था। और लगभग 10 साल पहले 26/11 का हमला हुआ था और शायद तब भी किसी ने अपना काम करना बंद नहीं करा था। इसी सोच के साथ, इसी हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुश्किलें निरंतर आएगी, रोज आएगी, हर रोज आएगी और बड़ी से बड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी मुश्किल जो होगी वो आपके हौसलों से बढ़कर नहीं होगी। इसी के साथ शुक्रिया, करम, मेहरबानी फ्रॉम इशिता ज्ञानचंदानी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay at home, take care, bye bye. If you like the video, do comment, subscribe and share. If you like the video, do comment, subscribe and share. क्योंकि आज के इस डिजिटल ज़माने में this is the only way to show us your love and care. See you soon.